friends, welcome back. This is Santosh sir, and today in this video we'll be discussing about debtors turnover ratio and creditors turnover ratio. Right? Accounting ratio का again one of the most important concept. Clear? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है. सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता क्या है. डेटर्स टर्नओवर रेशियो से हम लोग बनाते हैं सो दैट वी नो कि डेटर्स से हम लोगों ने कितनी फास्ट रिकवरी की है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जब क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल्स करने के बाद में जो रिकवरी होती है, मतलब जो डेट्स को हम लोग रिकवर करते हैं, तो वो कितनी जल्दी, कितनी कम टाइम में हम लोगों ने उसको रिसीव किया. तो ये चीजों को हम लोग समझने के लिए ये रेशियो को फाइंड आउट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये रेशियो अगर ज्यादा है दैट मीन्स हायर रेशियो मीन्स कि डेटर से जो रिकवरी रेट है वो अच्छी है. और अगर ये रेशियो अगर स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, तो दैट मीन्स द डेटर्स रिकवरी इतनी अच्छी नहीं है, जो फर्म की हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. सो ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट डेटर्स टर्नओवर रेशियो. डेटर्स को हम लोग रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोला जा सकता है. एंड ये फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स. नाउ नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स के अंदर मतलब आप लोगों को कैश सेल्स बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है, ओनली क्रेडिट सेल्स. आपने पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल नेट क्रेडिट सेल आफ्टर जो आपने सेल किया, मान लीजिए कि अगर टोटल सेल आपको दिया हुआ है, टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है, तो अब नाउ टोटल सेल्स के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों सेल होते हैं. तो सपोज आपको टोटल सेल दिया हुआ है 10,000. नाउ इसमें से कैश सेल्स मान लीजिए 2,000 है, ओके, एंड सेल्स रिटर्न्स, तो सेल्स रिटर्न्स मान लीजिए कि अगेन 1,000 है. तो आपको क्या करना है, ये दोनों आइटम को माइनस करना है इससे, राइट. तो यू विल गेट क्रेडिट सेल्स. आपको नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है, दैट विल बी 7,000. तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है नेट क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए. कोई भी सेल्स रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में और कैश सेल्स दिया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा टोटल सेल्स. ओके, एंड एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स की बात करते हैं. एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल में ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जो बिल्स हमें रिसीव करने हैं, तो इसके साथ में ऐड करना है क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स. नाउ इन सारे आइटम्स को प्लस करने के बाद में यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2. तो ये आ जाएगा आपका एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स. तो इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. सिंपल क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी इससे. क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल सेल्स, कैश सेल्स, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स. आपको फाइंड आउट करना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, राइट. तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नेट क्रेडिट सेल्स. टोटल सेल्स है और कैश सेल्स है, दोनों को माइनस करेंगे so that you will get net credit sales. So net credit sales, यहां पे टोटल सेल्स 1 लाख रुपीस का है, इसमें से माइनस करेंगे कैश सेल्स 10% ऑफ टोटल सेल्स. तो 10% ऑफ 1 लाख दैट इज इक्वल टू 10,000. So there we are with the net credit sales. In the same way, find out average accounts receivables, right. Now add up all these balances: opening debtors, opening bills receivables, closing debtors, closing bills receivables. Okay, so add them up. 20 plus 10 30, 30 again 30, 60.
So 60,000 divided by 2, so that will give you 30,000. So this is your average accounts receivables. Now we can find debtors turnover ratio, and here net credit sales is 90,000 divided by average accounts receivable is 30,000. So when you will reduce this, you get 3:1, or you can also write it as 3 times. Okay friends, after debtors turnover ratio, let's move on to creditors turnover ratio, or payables turnover ratio, the other name. And this is the formula. कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम. जस्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, क्रेडिटर्स हमेशा परचेज के साथ में रिलेटेड है. व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वी क्रिएट क्रेडिटर्स, नॉट डेटर्स. एंड व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट वी क्रिएट डेटर्स. ठीक है, तो डेटर के साथ में सेल्स का रिलेशन है और क्रेडिटर्स के साथ में परचेजेस का रिलेशन है. ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना है. सो दिस इज द कैश परचेज है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल, परचेज रिटर्न्स, टोटल परचेजेस, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड ओपनिंग बिल्स पेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड नेट क्रेडिट परचेजेस. नेट क्रेडिट परचेजेस के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यहां पे टोटल परचेज से कैश परचेज को माइनस करेंगे एंड परचेज रिटर्न्स. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो टोटल परचेज से रिटर्न्स एंड कैश परचेज को माइनस करना है. नाउ दिस इज 4,07,000 माइनस 1,00,000 माइनस 7,000. So after simplifying, you will get 3 lakhs. So this is your net credit purchases. In the same way, let's find out average accounts payables. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल, ये चारों आइटम्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है. सो 25, 25, 50, 50 एंड 50, 1 लाख, 1,20,000. 1,20,000 divided by 2. Don't forget to divide this by 2, okay? So now we can find creditors turnover ratio. Net credit purchases 3 lakhs by accounts payable. So when you divide this, you get 5:1, or else the best way of writing the answer is 5 times. ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि what is the average payable period. ओके, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का इसके साथ में रिलेशन है एवरेज पेबल पीरियड, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ में एवरेज रिसीवेबल पीरियड. तो आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे अगर एवरेज पेबल पीरियड अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट फाइंड आउट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स आया है, सो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 365, 365 makes a year. So 365 divided by creditors turnover ratio. और अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज रिसीवेबल पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, तो सेम वे 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो. सो ये रेशियो आपको पहले निकालना है, उसके बाद में इसको डिवाइड करना है. जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स आया तो टेक दिस 5. So 5 7 ja 35, 5. So this is your average payable period, that is 73 days. Okay. So friends, that's all in this video. I hope you have understood this.